अगले दिन ग्रुप बग्घी पर निकल गया। जैसे ही वे चले, जैक ने पूछा, यदि आप वास्तव में उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे करना है, तो आप एक छोटे स्तर के शहर में प्रदर्शन कर सकते थे। हम कुछ समय में असफल हो जाते हैं, हमें इतनी दूर क्यों आना पड़ता है? सैम ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुरा दिया। कुछ ही नमूने में गोल्डन फिस्ट वानर पास के जंगल से आया था। उसकी पीठ पर सौंदर्य का एक बड़ा बैग था और समय जंगल से कोई चरम सीमा पर आ रहा था। हाल ही में कुछ जंगल से भालू जानवर कुछ प्रकार के पेड़ लेकर आए। ये सभी फलदार वृक्ष हैं जो प्रारंभिक चरण में खेती में सहायता कर सकते हैं और बाद में वे अधिक से अधिक अनुचर और प्रारंभिक चरण के नौसिखियों को कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। जैक अवाक रह गया जब उसने सभी स्टॉक को इन ड्राइवरों को खींचते और ले जाते देखा। सैम ने उन सभी को और यहाँ तक कि कोटा वानर को भी दिव्य आयामों में विभाजित कर लिया। चतुर्थ, ये गांव बहुत दूर है और इस क्षेत्र में खेती करने वाले बहुत मजबूत नहीं हैं, इसलिए वे घने इलाकों में नहीं जाते हैं और इन पेड़ों के जो अधिक स्थान नहीं है, यहाँ मौजूद होने की संभावना अधिक है। सैम के यहाँ आने का मकसद इस तरह के पेड़ों को इकट्ठा करना है। कृपया वीडियो को खैर ही वे बहुत उपयोगी नहीं हैं, फिर भी वह अपने रेस्तरां में शराब पेश करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। तो सैम ने एक योजना बनाई। वो अपने संग्रहालय में लाभ के लिए अधिक से अधिक संसाधन एकत्र करना चाहती है। स्टोरेज के बाद सैम ने अपना होवर बोर्ड आउट और साथ ही यानावो और स्काई को बाहर निकाला। जैस्मिन और जैक उन पर चढ़ गए और सैम अपने बोर्ड पर खड़े हो गए। जब जैक ने रॉकेट लॉन्च और तैरना शुरू किया तो जैक को बोर्ड के किनारे खुदे हुए कुछ शब्द बोले। अग्रदूत, उसने जोर से पढ़ा और सैम की ओर देखा। यह उनका नाम है जो सैम ने बोर्ड को दिया था, ऊंचे जोर के साथ। भले ही उसका भूमि तल अधिक नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं है। यानावो और स्काई ने भी अपनी मंजिल पर भारी उड़ान भरी जो जमीन से लगभग 40 फीट ऊपर है। यात्रा का ये तरीका बहुत तेज है क्योंकि वे रात में आराम करते हुए 2 दिनों तक लाल मूंगा शहर पहुंचे, लेकिन सैम ने जो कीमत चुकाई वह अपने बोर्ड के ऊर्जा क्षेत्र का एक सेट है, लेकिन उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई क्योंकि उनकी लागत अधिक है और इस यात्रा में उन्हें काफी फायदा भी हुआ। उसने या उसके सहकर्मी ने रास्ते में जो भी फलदार पेड़ देखा उसे तोड़ लिया। वानर ने उन्हें दिव्य आयामों के अंदर लगा दिया। उन्हें कुछ जंगली जड़ी बूटियां भी मिली जो नौसिखिए अलग के लिए कमाल हैं, परंतु उसके पास उनके लिए अधिक लाभ नहीं था, इसलिए उसने उन्हें खाने के लिए अवसर दिया। आखिरकार उनकी खेती स्वयं के लिए मूल्यवान है। लाल मूंगा शहर के आसपास पहुंचने के बाद उन तीनों ने चलना शुरू कर दिया। वे शहर में घूमे और कुछ पूछताछ के बाद वे एक साधारण सराय में चले गए। जैसे ही वे अपने कमरे में बचे, सैम ने बचे हुए शैडो को बाहर निकाल दिया। उनमें से 5 उसके पास हैं और उसने 5 को छोटे स्तर के शहरों में उपयोग करने के लिए वोट के पास छोड़ दिया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 5 की जांच में लंबा समय लग सकता है, लेकिन खास बात यह है कि चेज़र में भी सुधार हुआ है और उनकी क्षमता भी बेहतर है। खेती के स्तर में वृद्धि के साथ छाया चिन्हों वाले कलाकारों का प्रदर्शन किया जा सकता है। भले ही युद्ध में उनका अधिक उपयोग नहीं होता है, छाया पर उनका नियंत्रण होता है और उनकी छिपकर बातें सुनने की क्षमता को मजबूत नहीं किया जा सकता है। यदि उनके पास हमला करना किसी भी तरह से होता है, तो वे सर्वश्रेष्ठ हथियारे को तोड़ देंगे और सैम इसे संभव बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। यदि उनकी खेती काफ़ी अधिक हो, तो छाया चूहा छाया दुनिया तक भी पहुंच सकती है। और छाया दुनिया के बारे में वह कहानी फिर कभी। सैम ने चेट को बिना किसी उद्देश्य के उजागर किया। वे 3 सबसे पहले सराय के शानदार हॉल में गए और उसी तरह सैम को एक छोटे से स्थानीय गिरोह के बारे में कुछ खबर मिली। उसे विकस बॉय की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, जहां वह अपनी पसंद की जानकारी के अनुसार खरीदारी कर सकता है। इसलिए छोटे गैंग से एक आदमी की तलाश के बाद उसने अपना काम करने के लिए छाया को छोड़ दिया। पिछली बार सारी जानकारी एकत्रित करने में उन्हें 1 महीने से अधिक का समय लगा था और निश्चित रूप से यहाँ भी एक काले पानी की शाखा होगी। तो छायादार चकाचौंध के मन में एक विचार आया। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्हें शाखा की मासिक रिपोर्ट मिलनी चाहिए।
जब सैम को पता चला कि सिटी में ब्लैक पॉन्ड का कोई नाम नहीं है जिसे लोग जानते हैं, तो सैम को भी एक छोटा सा शैतान मिला। लेकिन शैडो शार्प के निर्माण के कारण उसे कोई संदेह नहीं था कि वो उसे ढूंढ नहीं सका। और 2 दिन बाद सैम, जैक और जैस्मीन, वे सभी एक एक कमरे में बैठे हैं और उनके सामने करीब 30 साल का एक आदमी कुछ जुड़ा हुआ है। वह काफी डरे हुए हैं। उन्होंने उस छोटे गैंग के नेता की जांच सैम ने चेट शैडो को करने दी थी। तो आपको मेरे लिए किस तरह की जानकारी की आवश्यकता है या नहीं? सैम ने थोड़ा अधीरता से पूछा। जैसे ही वह व्यक्ति ठीक करने वाला था, जैक ने अपनी काली तलवारें लहराईं और तुरंत दूसरे व्यक्ति के कंधे में घोंप दिया। एक और धागा, आप अपना एक अंक खो सकते हैं। दूसरी पार्टी, मैं तुम्हें बताऊंगा। आखिरकार उस आदमी ने हार मान ली। सबसे पहले वे सामान्य रूप से आए और विशेष जानकारी की छूट दी गई, लेकिन इस आदमी का मुंह कुछ ऊंचा था और जैक ने उसे पीट कर मार डाला। इसके बाद जब सैम ने उससे पूछा तो 2 बार तो मना कर दिया और तीसरी बार यही स्थिति पैदा हुई। 30 मिनट से अधिक समय के बाद वह मैन बिजनेस पर बेजान गिर पेड़ और इलाके में गैंग के अन्य सदस्य भी अचेत हो गए। वैसे भी उनके काम करने वाले सभी को समाप्त किया जा रहा है। सैम को सारी जानकारी मिल गई है, इसलिए उनके पास उनका कोई उपयोग नहीं है। अब इस शहर की ताकतों के बारे में समझा गया है। फॉल्कन क्लिफ शहर के विपरीत इस शहर में बड़े पैमाने पर गिरोह और दसियों छोटे छोटे टुकड़े हैं। उन 10 छोटे गिरोहों के साथ 2 बड़े गिरोह भी शहर पर सबसे अधिक नियंत्रण रखते हैं। इनसे ये भी पता चला कि ये दोनों गैंग के गैंग कुछ अधिकारी भी जुड़े हुए थे और कहा जाता है कि ये दोनों गैंग के गैंग भी एक दूसरे के क्षेत्र और व्यापार पर कब्जा करने की होड़ में रहते हैं। उनमें से एक आकर्षण, हत्याएं, मिशन और यहाँ तक कि किसी को सबक सिखाने के लिए काम पर रखने की जिम्मेदारी है। उन्हें सुरक्षा शुल्क की भी परवाह नहीं है और संगठन का नाम स्नेकहेड है। सैम ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस दुनिया में उसका सामना करेगा। भूत का सौदा, उदाहरण के लिए टाइगर मछली कहा जाता है। जब सैम ने नाम सुना तो उन्हें कुछ अजीब लगा। वे बिल्कुल पिरान्हा और कैंगरू की तरह हैं। ये दोनों मछली के नाम और काले पानी की शाखा से संबंधित हैं। फाल्कन क्लिफ सिटी में दोनों के लोगों की नज़रों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनके बीच कोई मजाक भी नहीं था। लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और यहाँ तक कि एक जगह भी है जहाँ उन्होंने लड़ने के लिए चुना है। वे उस प्रोग्राम के टिकटें भी हैं। सैम काफी उत्सुक था। उन्होंने इस अनुमान के बारे में ये भी सोचा कि दोनों गुटों के शेयरों के बारे में पता चलता है कि न चलने वाले और काले पानी का हिस्सा बनने के लिए एक दिखावा कर रहे हैं। और एक और संगठन है जो काले और सफ़ेद के बीच संक्रमण करता है और वह एरिना है। यह एक मनोरंजन क्षेत्र है जहां लोग दर्शकों के लिए सांप के सिर और बाघ मछली के बीच लड़ाई का भी आयोजन करते हैं, लेकिन वे आम जनता के लिए खुले नहीं हैं और समय भी केवल आधारभूत समाज तक ही सीमित है। तो सैम ने एक बात तय की, वह धीरे धीरे जांच करेगा। उसे लगा कि पहेली का केवल एक टुकड़ा गायब है और अगर वह इसे ढूंढता है तो सब कुछ सीखें। लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं है। वह प्रत्येक शहर के पास 2 महीने तक रहता है और वह धीरे धीरे जानकारी एकत्र कर सकता है और उन्हें नीचे ले जा सकता है। तब तक वह धीरे धीरे यहाँ की सेना को उजागर कर सकता है, या इससे भी बेहतर वह उसी तकनीक का उपयोग कर सकता है जिसका उपयोग उसने फाल्कन क्लिफ शहर में किया था। वह उन्हें पशुपालन जहर का उपयोग कर सकता है। लेकिन इस बार सैम के पास अन्य विचार हैं। वह एक दूसरे को थका देने के लिए जमीनी बलों का इस्तेमाल करना चाहता है। अज्ञात को उजागर करें, अकल्पनीय को उजागर करें। पहले उसे केवल काले तालाब से निस्तारित किया गया था, इसलिए एक इकाई के रूप में वो उन्हें संरचनात्मक बना सकता था, लेकिन इस बार उसे शेष अवशेषों को भी समाप्त करना होगा। यदि वह बैक्टीरिया तकनीक का उपयोग करता है तो अन्य गिरोह छिपकली हो सकते हैं। इसलिए उसे एक अलग दृष्टिकोण के बारे में बताया जाएगा और पहले उसे ही शेष छोटे टुकड़ों के कठिन स्थानों और टाइगर फिश और सांप के सिर के कुछ संपर्क बिंदु मिल गए हैं। यदि वह इन पॉइंट से अपने शैडो कवर का उपयोग करता है तो उसे 2 बड़े चिप्स के मुख्यालय का पता चल सकता है।
उससे पहले उसे इस अखाड़े की जांच करनी होगी और यह स्थापित करना होगा कि यह अवैध संगठन है या नहीं। उस रात सैम अकेले अरेना के स्थान पर गया था। आज रात दो बड़े गैंग्स के बीच जंग होने वाली है। वो यहाँ अकेले आया था क्योंकि वह छोटे गैंग के विशेष उपयोग के लिए पास का उपयोग कर रहा था, जहां उसने पहले हमला किया था, और उस पास से केवल एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। जब सैम गया तो पास के कारण कोई शुल्क नहीं था, इसलिए वो रिंग को देखते हुए एक कोने में बैठ गई। टीम के केंद्र में दो व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं और शेष खिलाड़ियों की घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी इन शॉट वाले छात्रों के पास अपने समूह के लिए बात करने के लिए आधार के रूप में कुछ कानूनी व्यवसाय भी हैं और उनकी आयु का द्वितीयक स्रोत भी है। आज के मैच में हर तरफ से कुछ बिजनेस पर दांव लगा है। वे इस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं ताकि चौतरफा युद्ध में अधिक क्षति न हो। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों प्रतियोगी नौसिखिया लेवल 4 हैं और दोनों दिग्गज हैं। वे पूरी ताकत से लड़ रहे हैं जबकि लोग उस व्यक्ति की जय जयकार कर रहे हैं जिस पर उन्होंने दांव लगाया है। इस समय एक विशेष दर्शक स्टैंड से एक महान जादूगर की नज़र सैम पर रखी गई जो एक कोने में स्थित है। वह यहाँ क्यों है? वह थोड़ा बुदबुदाया। सैम ने शायद उसे पहचान नहीं लिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे मार्कोविस शहर में देखा, इसलिए उसने उसे आसानी से पहचान लिया। सैम सिटी में बिल्कुल कम रैंक वाला नहीं है। सैम को नहीं पता था कि एक महान जादूगर ये बात लेकर उत्सुक है कि वह इस शहर में क्यों आया था। वह प्रतीक्षा करने तक पूरी तरह से लड़ता रहा और वहां से चला गया, लेकिन 3 छोटी परछाइयां मैदान के अंदर तक घुस गईं। उनमें से 2 ने 2 सेनानियों की खोज की और तीसरे ऋषि की खोज की। अधिकारियों पर नजर रखने के लिए सैम ने शेष 2 चौकों को काउंटी हवेली में भेज दिया। उन्हें जो जानकारी मिली वह ये थी कि 2 बड़े दिग्गजों का समर्थन करने वाले 2 अधिकारी अंधेरे में हैं और जिन गिरोह के नेताओं की उन्होंने हत्या की है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस अंदरूनी हिस्से में कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ इतना तो है कि उन्हें नहीं पता कि वे दोनों अधिकारी कौन हैं। इसलिए सैम ने एक बात तय की, 2 बड़े बच्चों पर अपना हाथ रखने से पहले उन्हें 2 अधिकारियों से निपटाना होगा। 2 छायादार कुत्ते जो काउंटी हवेली में गए थे, पूरे 1 सप्ताह तक एक अधिकारी का पीछा करने जा रहे हैं। यदि अधिकारी स्वच्छ हैं तो वे लक्ष्य बदल देंगे, यही सैम ने सोचा था। तब तक वो और जैक धीरे धीरे छोटे गैंग्स को खत्म कर देंगे। मध्यरात्रि सामान में सैम को पुरालेख वाला महान जादूगर 2 लोगों के साथ मिलाया जाता है। ये दोनों पीक नौसिखिए हैं। रैंक 5 आर्टिस्ट सैम यहाँ है। महान जादूगर, जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, ने मध्यम आवाज में कहा। दोनों लोगों के भाव बदल गए। वह फाल्कन क्लिफ शहर में काले तालाबों को नष्ट करने के पीछे के निशानों में से एक है। उच्च अधिकारियों ने कहा कि भले ही सीधे तौर पर हमलों में शामिल नहीं हो, लेकिन संभावना है कि उसने विशेष जहर बनाया जिसने हमारे लोगों को मार डाला गया है। अपराधी ने सैम से यह सामान बनाने के लिए कहा था और उसे नहीं पता था कि अपराधी उनका उपयोग कहाँ कर रहा है। आखिरकार वह एक चाल है और कई लोग सामान खरीद सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय वह अभी भी नौसिखिया लेवल 1 में है। उसके लिए एक ही समय में सभी पर हमला करना असंभव है। हालांकि जहर इसमें शामिल है, मुझे लगता है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कम से कम एक नौसिखिया शिखर स्तर इसमें शामिल है। यदि संभव हो तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है और जांच करें। एक शीर्ष स्तर के नौसिखियों ने कहा, हम अभी NELM का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ क्यों है और फिर हम तय करेंगे कि आगे कैसे स्थापित किया जाए। तब महान जादूगर ने बैठक को अस्वीकार कर दिया। मुलाकात होने के बाद अंधेरे में छाया चूहा कमरे से तुरंत बाहर निकली। हालांकि उसे कुछ जानकारी मिल गई है, फिर भी उसे सैम की रिपोर्ट करने की कोई जल्दी नहीं है। सैम ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्हें साप्ताहिक रिपोर्ट करनी होगी और यह भी कहा गया है कि इतनी संभव हो कि सरल जानकारी एकत्र की जा सके। इस बीच सैम सराय में सो रहा है। हालांकि उसके पास घर के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, लेकिन इस बार उसके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है,
उसकी पास की संपत्ति के लिए कुछ योजनाएं हैं और उसे कम पोषण में रहने की भी आवश्यकता है। अगले दिन सैम जंगल में चला गया और बंदर को बाहर छोड़ दिया गया। उसे अभी भी वानर की रक्तरेखा को सक्रिय करने की आवश्यकता है, लेकिन ये बेहतर होगा यदि वह वानर के समान स्तर या उच्च स्तर पर हो। तब उसे और अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा और कई दिनों तक अस्थिर बने रहने का जोखिम भी नहीं उठा। वो यहाँ इस क्षेत्र में कुछ युद्ध का अभ्यास करने और स्वाद लेने के लिए कुछ विशेष विस्फोट करने के लिए यहाँ आई है। जहाँ तक वन की है, ये फूलों के पौधे और बात स्वाद आतिशबाजी की खोज के लिए जिम्मेदार है। अगले सप्ताह के लिए सैम हर सुबह जंगल में गया था। अध्ययन, वो अन्य लोगों में शामिल था, उसके पास अपने युद्ध अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अब उनके पास पर्याप्त समय है। हर सुबह वह जंगल में होता था और रात को वह और जैक धीरे धीरे छोटे टुकड़ों की जांच करते थे। उसने पिछले गिरोहों के नेताओं की हत्या की है, वह उनसे सबसे अधिक धोखेबाज हैं और उनकी जगह पहले ही किसी और ने ले ली थी। लेकिन वो उन्हें जल्दी नहीं हटाता। 2 अधिकारियों की नियुक्ति के बाद वह इन लोगों को जब तक इत्मीनान से ले जा सकता है। और अब सभी छाया चूहे उसे रिपोर्ट करने आए। रिपोर्ट सुनने के बाद उन्हें कुछ महत्वपूर्ण समाचार मिले और उन्होंने कहा कि अरेना इस शहर में ब्लैक वाटर की शाखा है और उन्हें उस पर संदेह है। उन्हें युद्ध क्षेत्र की सफाई न करने की गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि रॉबिनहुड के रूप में पत्र के बाद गिनती इसे साफ करना सुनिश्चित करेगी। लेकिन अब उसे पता चला कि उसने ऐसा नहीं किया। अगर लड़ाई के बाद उसे कोई एनेस्थेमिटी नहीं होती तो शायद वह खुद को साफ कर लेती। लेकिन सैम को नहीं पता था कि यह गलत था। जैक द्वारा उसे ले जाने के तुरंत बाद वेस्टलैंड सिटी से महान जादूगर पहले ही आ गए और युद्ध के मैदान पर दर्शनार्थियों और इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। काउंट फाल्कन को पत्र से पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन शैडो चेट के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि दोनों बातें बड़े पैमाने पर काले पानी का हिस्सा हैं या नहीं। जहां तक अधिकारियों का पीछा करने वाले 2 चहारदीवारी का सवाल है, अधिकारी सफा सुथरे निकले और उनके अन्य भूमिगत ठिकानों से कोई संबंध नहीं था। इसलिए सैम ने उन्हें वापस भेज दिया और वह अपने दैनिक अवलोकन में लग गए। आज रात उसकी कुछ योजनाएं हैं और वह बाघ मछली पकड़ने वाली दवा की आपूर्ति अपना हाथ जमाना पर कर रही है। लेकिन वह काले पानी की सूची में है, इसलिए वह अभी भी अपना चेहरा नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने जैक को टाइगर फिश के संपर्क बिंदु पर कुछ कमी के लिए भेजा है। उस रात सैम ने उन आकर्षक दृश्यों को दिखाया जो जैक वापस लाया था और उसे बंदर को सुंघाने के लिए दिया था और बंदर ने पूरी तरह से घृणित अभिव्यक्ति दी। सैम ने ऐसा क्यों किया? वानर में एक और क्षमता है और वह उत्सुक है जिज्ञासा में अंतर करना। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मसाले के गुण क्या हैं और उसका उपयोग क्या है। वह केवल इतना ही समझ सकता है कि गुण बूटियां और फल उसकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट हैं या नहीं, और वानर की पसंद का कभी कोई मतलब नहीं होता। तो सैम ने कुछ शब्द कहे। कल से वे जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं जो दिखाते हैं कि इस गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंदर ने जायकेदार के रूप में एक फल खाता ही सिर हिलाया। सैम ने दिव्य आयामों को छोड़ दिया और गहन विचार प्रस्तुत किया। सबसे पहले उसे दवा के प्रभाव का निरीक्षण करना होगा कि वो इसके साथ क्या कर सकता है। सैम के पास एक विचार था कि 2 बड़े मूर्तिकारों से कैसे मिलना है। हाँ ठीक है, वे 2 संगठन हैं जो काले पानी के नीचे गुप्त रूप से एक साथ काम कर रहे हैं। जानकारी केवल प्रभारी लोगों और अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों को ही पता होगी। हालांकि शेष सदस्य अंधेरे में हैं, अन्यथा एक भाग आसानी से टूट जाएगा। इसलिए सैम अपनी दवा का उपयोग एक दूसरे पर हमला करने के लिए करना चाहता है और इससे पहले उसे लोगों पर इस दवा के प्रभाव की आवश्यकता है, ये देखने के लिए कि वो इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे कर सकता है। अगले दिन सैम बंदर जंगल के साथ चला गया, लेकिन इस बार उसने युद्ध का अभ्यास नहीं किया, बल्कि जंगल के अंदर बंदर का पीछा किया। और शाम तक बंदर को 6 स्वास्थ्यवर्धक बूटियां मिली, जिसमें कथित तौर पर दवा का हिस्सा बताया गया था। जब वे वापस गए, सैम एक औषधि संपर्क बिंदु पर गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा, बल्कि वह एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था।
वह आधी रात तक इंतजार करता रहा और आखिरकार एक छात्र ने कुछ खरीदा और जल्दी चला गया। सैम ने अपना पीछा किया और 1 घंटे तक गोल गोल घूमने के बाद वह युवा अपने घर की ओर चला गया। जब सैम ने घर के अंदर छुपकर देखा तो उसने देखा कि वो एक पागल दिखने वाला आदमी गोली खेल रहा था, जो करीब 20 साल का लग रहा था। गोलियां लेने के बाद पागलपन दूर हो गया और उसकी जगह उत्साह और परमानंद ने ले ली। वो किसी तरह का भ्रम पैदा कर रहा था जब वो अपने प्रेमी और एक महिला के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। समीक्षा की जा रही है और जब दवा का असर कम हुआ तो युवाओं को दूसरी गोलियां दी गईं और नशे की लत से तुरंत नींद आ गई। वो सराय में गया और अगले दिन उसने इसी तरह के अन्य सपनों की खोज की और उसे क्या पता चला कि नशे की लत खुद से गायब नहीं हुई थी। आए हुए सभी लोग नशे की लत के शिकार लोग हैं और नशे का असर भी वैसा ही है जैसा उसने पहले व्यक्ति पर देखा था। पहली गोली से उन्हें उत्साह महसूस होगा और दूसरी गोली से उन्हें नींद की कमी महसूस होगी। लेकिन वानर को जो स्वास्थ्य बूटियां मिली वे ये सभी प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और उनमें किसी प्रकार का विशेष घटक होना चाहिए। लेकिन सैम को बाकी 2 इटली में आखिरी वस्तु नहीं मिली। शैडो शॉप की तीसरी रिपोर्ट में उन्हें कुछ खबर दी गई है और वह ये कि ऑर्गेनाइजेशन असल में एरिना से जुड़े हुए हैं और यह खबर सिर्फ 3 लोगों को ही पता चली है। लेकिन अधिकारियों की कोई खबर नहीं है और सूची भी काफी छोटी हो गई है। ऐसे ही कुछ अधिकारी बचे हैं जो आम लोगों के पद पर चढ़ गए। कुलीन परिवार के सभी अधिकारी साफ सुथरे हैं। वैसे ही वे पवित्र हैं लेकिन उनके इन अवशेषों से कोई लेना देना नहीं है। 1 सप्ताह में उसे इस शहर में 1 महीना हो जाएगा और सैम जल्द से जल्द जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। अचानक फाल्कन क्लिफ सिटी में उसे चुराए गए मासिक रिपोर्ट को याद किया गया और सैम ने तुरंत एक ऑर्डर दिया। इस सप्ताह सभी 3 विद्वानों से चुराए गए। उन सभी को जमा न किया जाए, बस कुछ ऐसे चुराए गए जो अच्छे तरह से पसंद किए गए हों या महत्वपूर्ण समझे गए हों। चूमा अपनी ड्यूटी पर चला गया और सैम अभी भी यह बूटी के बारे में सोच रहा है। चतुर्थ, वो कुछ भी वैचारिक रूप से सक्षम नहीं था, इसलिए वह चाल चला गया। बेवकूफ। समुद्र तट पर खड़े होकर सैम ने खुद को डांटा। उसने विशाल समुद्र की ओर देखा और खुद को फिर से डांटा। मैं सचमुच एक मूर्ख हूँ। वो खुद को बार बार बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगा कि पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने अपने विचारों को पूरी तरह सीमित कर लिया है। पिछले 2 हफ्तों में वो इस भ्रम से भरा हुआ था कि किस प्रकार की जड़ी बूटी ने दवा को ये प्रभाव दिए। उसने अपने विचारों को पूरी तरह से जड़ी बूटियों तक ही सीमित कर दिया और जंगलों में खोजबीन की। तो वो खुद पर थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि जड़ी बूटियां ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं हैं जिनका उपयोग गोलियों में किया जा सकता है और लालमूंगा शहर में सामग्री के लिए जंगल ही एकमात्र स्रोत नहीं है। रेड कोरल सिटी एक तटीय शहर है और समुद्र में कई संसाधन हैं। इसमें कुछ मछलियां या कोई जलीय जीव शामिल हो सकते हैं जो कुछ विष उत्पन्न करते हैं। अब उसे यह पता लगाना होगा कि आसपास के पानी में किस तरह के जीव हैं और वह ये पता लगा सकता है कि वह इसके साथ क्या कर सकता है। इसलिए वह शहर के सबसे समृद्ध समुद्री जीव के व्यवसाय में गया। वहाँ उन्होंने उन प्राणियों की सूची पर नज़र डाली जिन्हें वे पास के पानी में पकड़ सकते हैं। जब उन्होंने सूची देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बस एक नज़र से ही वह देख सकता था कि इनमें से कौन सी दवाओं का उपयोग दवाओं के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। 3 से अधिक संभावनाएं नहीं हैं और इनमें से कौन सी है, इसका पता लगाना इतना कठिन भी नहीं है। सैम ने कुछ मछलियां ऑर्डर की जो खाने में अच्छी होंगी और कुछ अन्य प्राणियों को प्रलोभन के रूप में काम करने के लिए, जिन प्राणियों पर उसे संदेह था कि वे भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे शक है कि यह कारोबार काले पानी से जुड़ा है और वह पहले की तरह कुछ सुराग छोड़ सकता है। अगले दिन जीव आए और सैम पार्सल को सराय में ले गया और तुरंत दिव्य आयाम में प्रवेश कर गया। दूसरी मंजिल में वह और बंदर एक साथ बैठे और उसने जड़ी बूटियों को कड़ाही के अंदर रखना शुरू कर दिया और पहला जानवर जिस पर उसे संदेह था, एमरल्ड जेली मछली को बाहर निकाला। इस जेली फिश के टेंटिकल्स में कुछ प्रकार का विष होता है जो पीड़ित को कुछ भ्रम देगा।
उसने उन सभी को एक साथ गर्म किया। भले ही उसके पास दवा के लिए कोई नुस्खा नहीं था और वह नहीं जानता था कि उसे कितनी मात्रा में उपयोग करना है, वैसे भी उसे गोली की ज़रूरत नहीं है। उसे बस इस बात की पुष्टि करनी है कि वे कौन सी सामग्री हैं उपयोग कर रहे हैं, और यदि रचना दवा के करीब है तो वानर सूंघ सकता है। और जल्द ही सैम ने कुछ प्रयोग किए और अंततः उसे वो उत्तर मिल गया जो वह चाहता था। प्रभावों के लिए 2 प्राणी जिम्मेदार हैं। उनमें से एक है पन्ना जेलीफिश और पर्पल इंक स्क्विड। दोनों में से पहला भ्रम के लिए जिम्मेदार है और दूसरा उन्हें खत्म करने के लिए। वे इस तरह कार्य करने के लिए 2 विषाक्त पदार्थों की खुराक और अनुपात को नियंत्रित कर रहे हैं। सैम अब गहरी सोच में पड़ गया। वह 2 गिरोहों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष पैदा करना चाहता है ताकि वे अधिक सक्रिय हो जाएं और ऊपरी स्तर के हस्तक्षेप करने से पहले निचले स्तर के सदस्य एक दूसरे के गले लग जाएं। जब तक वे हस्तक्षेप करते हैं, सैम आसानी से 2 अधिकारियों का पता लगा सकता है और उनके बैग में होने के बाद वह अपने अधिकार का उपयोग करेगा और काउंट का उपयोग करके काले पानी के संदेह को बढ़ाए बिना गिरोह को नीचे ले जाएगा कि वह शामिल है। वह अपने अधिकार के साथ इस जानकारी को सील कर सकता है कि वह यहाँ है, लेकिन यदि दोनों अधिकारी अभी भी ड्यूटी पर हैं तो जानकारी लीक हो जाएगी। तो सैम अब सोच रहा है कि इन दवाओं का उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए वह विषाक्त पदार्थों के बारे में जानकारी खोजने के लिए टावर की लाइब्रेरी में गया। एक दिन से अधिक समय के बाद उसे एक दिलचस्प बात पता चली। उस रात सैम चुपचाप समुद्र की ओर चला गया और अपना होवरबोर्ड निकाला और पानी के ऊपर तैरने लगा। प्रणोद क्षमता के साथ पानी के ऊपर तैरना कोई समस्या नहीं है। सैम तट रेखा के साथ चला गया और जब वह चट्टानों से भरे एक एकांत क्षेत्र में पहुंचा तो उसने कुछ प्रकार का विशेष हर्बल पाउडर निकाला और उसे शांत पानी के ऊपर गिरा दिया। जल्दी कोई जैसी एक मछली तैरने लगी, क्योंकि वह छोटी मात्रा में निगल रही थी। हर्बल पाउडर की उसने सैम को भी नज़रअंदाज कर दिया। तो एक आसान पकड़। कुछ को पकड़ने के बाद वह दूसरी जगह गया और मछलियों का एक और बैच पकड़ा। सैम ने मछलियों का एक झुंड पकड़ा और सराय में वापस चला गया। वह बिना देर किए टावर की दूसरी मंजिल में घुस गया और कुछ तैयारी करने लगा। आज सैम ने 2 तरह की मछलियां पकड़ी। पहली नशे की लत के लिए दवा बनाना और दूसरी नशे के असर को अपनी पसंद के हिसाब से बदलना। टावर में 3 दिन से अधिक समय बिताने के बाद सैम अंततः एक पाउडर और विशेष तरल की एक बोतल के साथ था। अब उसे दवाओं की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने का एक तरीका खोजना होगा और यह समस्या जैक पर छोड़ दी गई है। जैक ने पाउडर के छोटे पैकेट लिए और पहले संपर्क बिंदु पर गया जहां दवा बेची जाती है। सैम की तरह वह भी ग्राहक का इंतजार करता था। संयोग से ग्राहक वही युवक है जिसका सैम ने पीछा किया और जैक ने उस लड़के का पीछा किया। घर पहुंचने के बाद जब वह लड़का गोली खिलाने वाला होता है तो जैक अचानक पीछे से बोलता है, क्या आप सचमुच उसे वह खिलाना चाहते हैं? जैक ने धीमी आवाज में कहा। युवक चौंक गया और तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी आभा छोड़ दी और जब वो हमला करने वाला था, जैक ने उसे पकड़ लिया और उसे नीचे दबा दिया। आखिर वह युवक केवल एक अनुचर था। जैक जो एक नौसिखिया है, उसकी बराबरी कैसे की जा सकती है? क्या आप अभी बात करना चाहते हैं? जैक ने उस आदमी को वश में करते हुए कहा। जब दूसरे पक्ष को एहसास हुआ कि उसका जैक से कोई मुकाबला नहीं है, तो उसने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया। मैं यहाँ एक सौदा करने आया हूँ। मेरे पास नशे की लत का इलाज है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ करें। जैक सीधे मुद्दे पर आया। मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? युवक ने थोड़ा नाराजगी से पूछा। जैक ने पाउडर का एक पैकेट फेंका और कहा, इसे थोड़े से पानी में मिलाकर पिलाओ। युवक थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में उसने फिर भी निर्णय लिया क्योंकि उसकी नज़र अपने कमजोर भाई पर थी जो नशे की लत के चपेट में है। लेकिन गिलास में तरल पदार्थ पिलाने के बाद उसका भाई शांत हो गया और सो गया, लेकिन इस बार वह पहले की तरह बेहोश नहीं हुआ। अब उसे नींद आ गई और उसकी सांसें और रंग रूप में कुछ सामान्य हो गया। उसे भोजन मिला और उसके छिद्रों से कुछ काले हरे पदार्थ मिले। एक खुराक उसके सिस्टम को पूरी तरह से साफ करने और उसकी लता से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको इसकी 9 और खुराक की आवश्यकता है।
लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। जैक ने बगल से कहा, मुझे क्या करना चाहिए? युवा साथी था। वो कभी कभी अपने भाई को ये नशीला पदार्थ नहीं खिलाना चाहती थी। उसने कई तरह से इसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन कोई काम नहीं आया। इसलिए वो बस इतना कर सकती है कि अपनी सारी मेहनत की कमाई का खर्च उठाकर उसे खाना खिलाया जाए। सरल, आपको बस इस एंटीडोट के साथ दवाओं की एक खुराक का खुराक लेप करना है। आप इसे पहले की तरह नियमित रूप से खरीद सकते हैं और बदल सकते हैं। 10 खुराक के बाद आपको 2 और दिनों के लिए खरीदारी करनी होगी और मुझसे वो पढ़ें। क्या यही है? युवाओं ने पूछा। हाँ, यही बात है। मैं खुद दवाएं ले लूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? युवा सहमत हो गए, लेकिन जैक ने पूछा, यहाँ तक कि कुछ भी करने में असफल रहा, यहाँ तक कि जब तक कुछ युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो वे हमेशा भाग गए और रास्ता तलाश लिया। एक नौसिखिया इसके बारे में क्या कर सकता है? जैक ने कोई जवाब नहीं दिया और ग्रेजुएट लेकर चला गया। वह साइट पर संपर्क किया गया और अगले ग्राहक की प्रतीक्षा की गई। इस तरह जैक ने कई ऑनलाइन गैजेट्स के साथ डील की और वह सैम को गैजेट ले आया। अगले 10 दिनों तक यही उसकी एकमात्र अनुकूलता है। इस बीच शैडो चैट की चौथी रिपोर्ट में सैम को फिल्मों से कुछ चर्चा मिली और उनमें से एक ये था कि ब्लैक वाटर को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, और उनमें से एक नियम ने उसे खुश कर दिया। रिपोर्ट, पुरस्कार और आय जो उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जानी चाहिए, वे सभी शाखा प्रभारियों के हाथों में नहीं होनी चाहिए और उनके द्वारा बनाए गए प्रतिष्ठा के गुप्त लॉकर में संग्रहित की जानी चाहिए। उदाहरण, जब सैम ने इसे पढ़ा तो उन्होंने काले पानी के उच्च अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहा था। उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि शैडो माउस एक प्राणी है और वह अपनी पूरी शब्दावली को भी तहस नहस कर सकता है। संभवतः उन्होंने केवल उस परिदृश्य के बारे में सोचा था जहां शाखा प्रभारी की हत्या हो सकती है और सुरक्षा के लिए दूसरे पक्ष को भी कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि महान जादूगर उन्मत्त हो गए होंगे, यदि उल्कापिंड की रेत और पुरस्कार और आय वाले स्थानिक विद्वान नष्ट हो गए, तो सैम ने उन पर अपना हाथ रख लिया और भाग गए। पूर्व संदेह के चलते उसकी घटना से जुड़े होने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन इसके अलावा उनका मुख्य उद्देश्य उन्हें खत्म करना है, इसलिए उन्हें काम तक इंतजार करना होगा और उसके बाद लूट लेनी होगी। सैम को लालमूंगा शहर में आए 1 महीना बीत गया और उसने सावधानी से काम किया और शांत रहा। अभी उसे अखाड़े के व्यवसायों और विशेष रूप से जुए के माध्यम से होने वाली आय के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी मिली है। वो उन पर अपना हाथ रखने के लिए पूरी तरह से उत्साहित था और अभी वो दोनों से निपटने के तरीके के बारे में सोच रहा है। जिन अधिकारियों का संबंध काले पानी से है। हाँ, फाल्कन क्लिफ शहर में उसे 2 लोगों के बारे में खबर मिली। 10 चूहों के समन्वित काम के कारण सैम को 10 दिनों से भी कम समय में सारी खबर मिल गई, लेकिन अब उनमें से 5 को अधिक समय लग रहा है। किसी को संदेह न हो इसके लिए वह जो भी योजनाएं बना रहा है उनमें केवल अधिक समय लग रहा है। अब सैम सराय के अंदर है और उसके सामने एक छोटा कांच का कंटेनर है जिसमें वह अजीब तरल पदार्थ है जो उसने पहले बनाया था, और अभी उसने इसमें कुछ दवाएं गिरा दी और हिलना शुरू कर दिया। उसके बाद एक छाया चूहा मेज पर दिखाई दिया और बोतल को स्थानिक रिंग में दूर रख दिया। हालांकि यह स्थानिक वलय सामान्य नहीं है, ये स्पेस जेड से बना है और अब माउस के चारों ओर एक कॉलर के रूप में कार्य कर रहा है। हालांकि छाया चूहे स्थानिक रिंग का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें उच्च स्तर का मानसिक तनाव सहन करना पड़ता है, लेकिन स्पेस जेड में वो समस्या नहीं होती है, इसलिए जब जगह कम होती है तब भी यह फायदेमंद होता है। छाया चूहे काफी चतुर होते हैं और उन्हें उनका आदेश मिल गया। उस रात काउंट शहर के पूरे ऊपरी क्षेत्रों में हंगामा मच गया था। उनके 2 कर्मचारी मर गए थे, केवल काउंट खुद चुप था क्योंकि 2 अधिकारियों की मौत की पुष्टि करने के बाद उसके पास कहीं से एक पत्र आया था। उन्होंने पत्र का मजमून देखा और चौंक पड़े। उन्हें इस घटना की परवाह ही नहीं रही और वे अपने निजी आवास पर चले गए और किसी से भी मुलाकात करने से मना कर दिया। वह चुपचाप हवेली से भाग निकला और एक जर्जर सराय में जाकर एक कमरे में छिप गया। सैम बिस्तर पर बैठा है और उसने काउंट को धीरे धीरे अंदर आते देखा।
बाद वाले ने बहुत ही सामान्य कपड़े पहने थे। नमस्कार सर सैम। दूसरे पक्ष ने तुरंत उनका स्वागत किया। सैम ने खुद मार्क्विस द्वारा प्रदान की गई मुहर के साथ एक पत्र भेजा है। सील पर कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा हस्ताक्षर हैं जो मार्क्विस की मुहर के समान है, इसलिए गिनती ने कभी नहीं सोचा कि यह एक डुप्लीकेट था। सैम ने दूसरे पक्ष को बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने दोनों अधिकारियों के साथ डील की थी। वे अरेना के संबंध में हैं और वह 2 बड़े गिरोहों का बॉस है। मुझे नहीं पता कि आपके पास उनके बारे में कितनी जानकारी है, लेकिन इस पर एक नज़र डालें। उद्धरण चिन्ह। सैम ने उन पर मासिक रिपोर्ट पारित की और विवरण को ध्यान से देखा क्योंकि उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, मैं खुद उनसे निपट सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके और संभवतः कल उनसे निपटें। ये लीजिए। सैम ने एक स्थानिक वलय पारित किया जो तरल से भरा हुआ है जिसे उसने दवाओं के साथ मिलाकर बनाया था। ये वो विष है जिसे मैंने उनकी दवाओं के आधार पर बनाया है। यदि आप एक ही समय में महान जादूगर को बड़ी मात्रा में इसका सेवन करा सकते हैं, तो आप उससे आसानी से निपट सकते हैं। सैम ने समझाया। धन्यवाद सर सैम। मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में जानकारी कैसे मिली, लेकिन मैं निश्चित रूप से जल्द उनसे निपटूंगा। काउंट ने उत्तर दिया। अभी मुझे धन्यवाद देने में जल्दबाजी न करें। मेरे पास एक और है जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया है और मुझे आपको इसे दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन सब लोगों की लूट आपकी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नौसिखिया शिखर और महान जादूगर विशेषज्ञों को छोड़कर सारी लूट करने दूंगा। और आपके पास अरेना और अन्य संगठनों के लॉकरों को देखने की अनुमति नहीं है। मेरे पास उन सभी को वापस लेने के लिए मार्क्विस के आदेश हैं। यह इस ओर से आपकी लापरवाही की सजा है। यदि विवरण मेरे पास मौजूद रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं, तो सभी अधिकारी अपनी उपाधियां त्याग सकते हैं और जेल में अपना समय बिताने के लिए तैयार हो सकते हैं। काउंट का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने सोचा कि वो इस लूट से बड़ा नुकसान कर सकता है और अपना योगदान बढ़ा सकता है, लेकिन अब उसकी योजनाएं खत्म हो गई हैं। वह सैम से सहमत हो गया और वहां से चला गया। इसके बाद एक छाया चूहा उस पर नजर रखने के लिए गिनती के पीछे चला गया और दूसरा छाया चूहा सैम के सामने खड़ा हो गया। लड़ाई शुरू होते ही लॉकर के अंदर की स्थानिक अंगूठियां चुरा लें और उन्हें यहाँ ले आएं। चूहे ने सिर हिलाया और काउंट का अनुसरण किया। अब 2 चूहों ने चूहों का पीछा किया और उनमें से एक को निगरानी रखनी थी और दूसरे को लॉकर से महत्वपूर्ण लूट को सुरक्षित रूप से वापस लाना था। हालांकि काउंट आदेशों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, सैम जोखिम नहीं लेना चाहता। यदि उल्कापिंड की रेत और लाखों स्पिरिट पत्थर ऐसे ही खिसक जाएं, तो शायद वो उन्हें वापस नहीं ले पाएगा। अगले दिन कुछ बड़ा होगा, लेकिन सैम ने आज रात आराम करने की योजना नहीं बनाई। जैक, हम जा रहे हैं। सैम और जैक ने चलना शुरू कर दिया। वे सांप के सिर के संपर्क बिंदुओं में से एक पर गए। दूसरा पक्ष सिर्फ नौसिखिया स्तर 1 है। उन दोनों को वश में किया गया और सैम ने उन्हें तरल पदार्थ खिलाया। फिर उसने दवा की गोली का कुछ पाउडर निकाला और चारों ओर छिड़काव किया गया। वे दोनों जल्दी से शव को छोड़कर दूसरे संपर्क स्थल पर चले गए। कई स्नेकहेड गिरोह के सदस्यों से निपटने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य टाइगर मछली के सदस्यों को बदल दिया, लेकिन इस बार उन्होंने जहर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनका गला काट दिया। आधी रात तक ये खबर गिरोह के सभी सदस्यों तक पहुंच गई। कुछ आवेगी लोगों ने, जिन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया था, विपरीत गिरोह के सदस्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। इससे पहले कि मामला ऊपर तक पहुंचे, वहां पहले ही जनहानि हो चुकी है। सुबह होते होते झगड़े लोगों के सामने आ गए और अब भी जारी हैं। ऊपर के अधिकारियों के आदेश भी अब प्रभावी नहीं हैं क्योंकि झगड़े व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गए हैं। अखाड़े का प्रभारी महान जादूगर क्रोधित है और जैसे ही वो युद्ध को बलपूर्वक दबाना चाहता था, एक समाचार ने उसके सिर में दर्द ला दिया। काउंट ने उनसे मुलाकात की और दर्शकों के लिए अनुरोध करते हुए कहा कि एक व्यापारिक समझौता है। वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकता और केवल प्रार्थना कर सकता है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाए। लेकिन जब वे एक साथ बैठे
तो गिनती ने कुछ दुर्लभ शराब के जार निकाले और दूसरे पक्ष ने प्रत्येक के लिए एक पूरा वाइन जार तैयार करने पर भी विचार किया और एरिना प्रभारी को इसे ठीक करने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन आधी शराब खाली करने के बाद ही उसे लगा कि कुछ बेकार है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या गलत है, काउंटी ने उस पर हमला कर दिया। जल्द ही वहां बैटल कूड़ा करकट और गैंग के सदस्य छुट्टियों में चले गए। काउंटी हवेली के ऊपरी स्तर के सभी लोग एरिना मुख्यालय में एक साथ हो गए और उन सभी पर हमला करना शुरू कर दिया गया। सभी पीक स्टेज और लेट स्टेज के विशेषज्ञों के साथ जल्द ही एरिना को अपने अधीन कर लिया गया। लेकिन किसी ने लूटने की हिम्मत नहीं की। वे सभी अलग अलग जगह रह रहे हैं और माताहतों ने लाशें इकट्ठी की। नगर रक्षकों ने शहर धावा बोल दिया और अपराधियों पर से निपटना शुरू कर दिया। शाम तक पूरे शहर में कार्रवाई शुरू हो गई और टुकड़ों को साफ कर दिया गया। बचे हुए सीमांत सदस्य, जो जीवित रहने के लिए साबुत लकी थे, तुरंत शहर से भाग गए। सैम जैस्मीन और जैक के साथ मृतकों के ढेर की ओर चल दिया। उन्होंने अंगूठियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लॉकर में मुख्य 3 अंगूठियां पहले से ही अपने हाथों में थीं, इसलिए उन्होंने बाकी सभी गोलियां और उन्हें ले लिया। उसके बाद सभी लोग काउंटी हवेली गए और सैम ने कहा, मार्कोविस के आदेश से मुझे गिरोहों से सारी लूट लानी होगी, लेकिन सभी अधिकारियों और शहर रक्षकों ने उन्हें टुकड़े के लिए सामूहिक काम किया, इसलिए मैं आप लोगों को सभी छोटे गिरोहों से लूट और बड़े 2 के छोटे फ्रिजी लेने वाले संगठन बनाऊंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा और वह है, इस मामले में हम तीनों की जानकारी शामिल है और यहाँ तक कि इस शहर में हमारे आगमन पर भी मुहर लगेगी। इस बिंदु पर उन्होंने गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्देश और जानकारी को सील करने का आदेश भी दिया। इसके साथ आपके पास मौजूद जानकारी के लिए आवेदन करने का कोई दायित्व नहीं है जब तक कि मार्क्वेस स्वयं इसके बारे में न पूछे। आपके दस्तावेज का सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। यदि मेरे बारे में यहाँ की जानकारी सामने आती है और मुझे कोई साक्ष्य मिलता है, तो वह इस शहर की ओर से साइन करने वाला कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो मैं उन्हें मार्क्वेस को अलग अलग यूनिट में भेजता हूँ। सभी अधिकारी तत्काल तनाव में आ गए। उन्होंने इस अवलोकन की एक ही बात कही है कि सैम सिर्फ फ्लोरिंग दे रहा है। गैंग के 2 सदस्यों के बारे में सारी जानकारी उन्हें दी गई है। यहाँ तक कि जो लोग दशकों से शहर में रह रहे हैं वे भी पत्थरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन सैम को यह 1 महीने में मिल गया था, इसलिए वे इस दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं करते कि उन्हें उनकी पहचान है के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उस दिन सैम, जैक और जैस्मीन रेड कोरल सिटी से बाहर निकले और अगले काउंटी शहर की ओर निकल पड़े। इंडिगो समुद्री शहर। 5 दिन बाद सैम ने जैक और जैस्मीन के साथ इंडिगो समुद्री शहर में प्रवेश किया। पहले की तरह ही वह उच्च पद पर नहीं थे। अभी 1 महीना और खाली दिन ही हुआ है जब से उन्होंने काउंट के शहरों में खाना बनाना शुरू किया है। बाकी 2 होटलों से स्नातक के लिए अभी भी 4.5 महीने का समय है। सैम सराय में अपने कमरे में रुका हुआ है और नए उल्कापिंड राइटर की जांच चल रही है। इस बार इसके 12 क्यूब्स हैं, लेकिन ये रिवर्स सिल्वर उल्कापिंड रेत नहीं है। ये ग्रे उल्कापिंड रेत है और ये तेज हथियार बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका उपयोग ज्यादातर हथौड़े जैसे कुछ कुंड हथियार बनाने के लिए किया जाता है। इसमें उच्च प्रभाव शक्ति होती है। सैम की भविष्य की मंजूरी के लिए जहां वह खुद एक मूल्यवान पोर्टेबल उत्पाद इकाई बनाना चाहता था, उसके लिए ये रेत का उपयोग करने वाली मशीन या अन्य कठोर हार्डवेयर का आधार बनाया जा सकता है। लेकिन वो कुछ उलझन में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि काला पानी अलग अलग प्रकार के उल्कापिंड रेत को अलग अलग जगह पर क्यों डाला जा रहा है। हालांकि उन्हें पुरस्कार के रूप में एक उदार बात दी गई है, वह अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वे किस प्रमाण पत्र के आधार पर पुरस्कार और नामांकन के लिए रेत के प्रकारों का चयन करते हैं। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न करने तक काफी देर कर दी। दूसरे पक्ष का इरादा जो भी हो, वे उसे लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये ग्रे उल्कापिंड रेल पूरी तरह से समर्थित नहीं है। उसे अभी भी इसकी बहुत आवश्यकता है। इंडिगो समुद्री शहर भी एक तटीय क्षेत्र है और यह समुद्री बाजार बहुत प्रसिद्ध है। शहर का नाम समुद्र में नील केटकेट से आया है। उस क्षेत्र को इंडिगो जोन कहा जाता है।
जहाँ समुद्र का पानी नील रंग का होता है। वहाँ का पानी बेहद खतरनाक है और सभी जीव जंतु दुष्ट हैं। गहराई तक जाने वाला कोई भी व्यक्ति बाहर जीवित नहीं आ सका। पानी से लोगों को आसानी से चक्कर आना और बेहोशी हो जाती है। उन्हें अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अवरोधक बनाना पड़ा और वह भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा क्योंकि कुछ समय बाद अवरोधक के भीतर की हवा में सांस लेने लायक नहीं रहेगा। सैम को इंडिगो पैच के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए उन्होंने वास्तव में ज़्यादातर जांच जैक और शैडो शार्प पर छोड़ दी। उसे बस जैक को जांच की साप्ताहिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और वह बाकी काम कर सकता है। आखिरकार वे अभी भी काउंटी और उसकी सेना का उपयोग कर सकते हैं। छाया को ये सुनिश्चित हो जाने के बाद कि ब्लैक वाटर ब्रांच में कोई भी अधिकारी शामिल नहीं है या इसमें किसी अधिकारी के शामिल होने का पता चला है, वह ऑपरेशन को हरी झंडी दे सकता है। अभी भी बहुत सारा जहर है जो लाल मूंगा शहर की औषधियों से बनाया गया था। खैर ही उस जहर में से कुछ भी न हो, फिर भी वह नील क्षेत्र में मौजूद जेल स्टॉक का उपयोग कर सकता है और एक प्रकार का जहर बना सकता है। हालांकि समुद्र तट के किनारे के जहर के लिए माक औषधि हो सकती है, फिर भी वह उनका उपयोग कर सकता है और एक नया जटिल जहर बनाया जा सकता है और गिरोहों के खिलाफ उनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत ये दवाएं जैक पर छोड़ दी। दरअसल दुनिया में रहस्यमय जीव से भरी हुई है, इसलिए वह चाहती है कि इस जगह पर कोई ऐसा मौका आए जो उसका काम आए। हर सुबह सैम पहले की तरह जंगल में जाता था और अभ्यास करता था, लेकिन इस बार वह युद्ध का अभ्यास नहीं कर रहे हैं बल्कि वायु तत्व का अभ्यास कर रहे हैं। वह देखना चाहती है कि वह गैसों की क्या पहचान कर सकती है और उन्हें अलग कर सकती है। इसलिए हर सुबह वह जंगल में अपनी दिव्य आत्मा की साधना का अभ्यास करती है और 2 बार गैसों की पहचान करने की कोशिश करती है और वह ज़्यादातर विज्ञान की पहचान करने की कोशिश करती है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन पेट्रोलियम उत्पाद बनाते हैं और वह पेड़ों से बेचते हैं। यदि उसने दिव्य आत्मा की साधना को आंशिक रूप से विभाजित कर दिया है, तो वह अब स्तर 3 पर है और उसके पास के आगे तक नहीं पहुंच पाई है और उसे पता नहीं चला है कि कितने स्तर हैं। अब तक प्रत्येक स्तर पर आत्मा और आत्मा के सुधार के साथ चित्रांकन किया गया है। हर शाम कुछ व्यापारी के साथ समुद्र में जाने लगा। भले ही वे नील क्षेत्र में अधिक गहराई तक नहीं जाते हैं, फिर भी वे नील क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में अधिक गहराई तक नहीं जाते हैं। सैम ने नील क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में फ्लोरिडा को देखना शुरू किया और एक चीज का अवलोकन किया। ये जीव सामान्य नहीं हैं, वे उत्परिवर्तित जीव हैं। अधिक बंधक के रूप में वे मूल रूप से दंडित नहीं हैं, लेकिन वे ऐसे बन गए क्योंकि उन्हें नील पैच द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के लिए अनुकूल होने के लिए मजबूर किया गया था। वे जहर से अपना बचाव करने के लिए विकसित हुए। सैम ने कुछ पानी इकट्ठा किया और उसकी जांच के लिए उसे अपने साथ वापस ले आया। उस रात के सारांश के बाद वह आयाम के अंदर और पानी यानावू के सामने आया। यानावू मास्टर लोकों से है और वह कई चीज़ों को ध्यान में रखता है। यही कारण है कि सैम ने पूछा कि ऐसा क्या है जिसे वह पानी से देख सकता है। मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसकी गंध से कुछ भी पहचाना नहीं जा सकता। जब उसने यानावू से ये शब्द सुना तो उसे नील पैच में और भी अधिक मछली हो गई। उन्होंने आयाम के तटस्थ क्षेत्र में एक क्षेत्र को साफ किया और वहां कुछ आकर्षण बूटियां और तटस्थ प्रकारों के प्रभाव मार्च के कुछ बीज बोए। उसने उन्हें नील जल से सींचा और आयाम से बाहर दिखाया। दिन खत्म हो गया। रणनीति में सैम की पूरी मदद के बिना जैक को बड़े गिरोहों के खिलाफ साजिश रचने में थोड़ी दूरी हो रही थी। भले ही उसे सैम से आवश्यक जानकारी मिल रही थी, लेकिन वह जानकारी का मुख्य उपयोग करने के लिए युवा समझ का उपयोग कर रहा था, करने में असमर्थ नहीं था। अगर उसने पूछा तो सैम मदद चाहता है, लेकिन वह खुद एक बार खुद को परखना चाहता था। उनके पास अभी काफी समय है, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है। सैम ने अपने द्वारा लगाए गए प्लांट्स माइक्रोस्कोप एंड मचेंट प्रोडक्शन वाले इफेक्ट्स को देखने के लिए जारी किया। नील जल के कुछ बार उपयोग के बाद नील रंग की हल्की छाया के साथ आकर्षक हो जाओ। लेकिन सैम ने बीजों से कुछ अलग देखा। वे अंकुरित हो गए और सभी अंकुरों में हल्का नीला रंग भी है,
लेकिन वे मुरझाए हुए नहीं लग रहे, बल्कि वे काफी स्वस्थ हैं। उसने उन्हें लेकर उन्हें बढ़ने नहीं दिया। प्रतिदिन वो दूसरी मंजिल के अनुकरणीय वातावरण में कुछ प्रयोग करता था। हालांकि नील जल की प्रतिकृति बनाई गई और उन्होंने कई जानवरों पर अनुकरण किया। परिणाम उतने सटीक नहीं हैं क्योंकि वे बदलते रहते हैं और संभवतः इसका कारण उनके हाथ में मौजूद नील जल का अपर्याप्त विश्लेषण था और वह नील जल की एक नकली प्रतिकृति बनाने में सक्षम नहीं थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नील पैच से जीवों की जांच करना शुरू कर दिया ताकि उनकी तुलना उनके सामान्य अपरिवर्तित समकक्षों से की जा सके। सब कुछ चल रहा है। 1 महीना बीत गया। जैक ने गिरोहों के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि सैम ने पुष्टि की कि कोई भी अधिकारी जुड़ा हुआ नहीं है और गिरोह की स्थिति फाल्कन क्लिफ शहर के समान है। तो जैक गिरोहों के बीच कुछ गंदगी फैलाने जा रहा है। साथ ही उसने काउंट को तुरंत कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। कार्रवाई के दिन जैक ने फिर भी सैम से मदद नहीं मांगी और सैम ने स्वेच्छा से मदद नहीं की। चूंकि पहला खुद को परखना चाहता था, इसलिए वह उसे हर तरह से ऐसा करने देगा। सैम हमेशा की तरह जंगल गया। उसे लगा जैसे वह ऑक्सीजन को पहचानने और उसमें अंतर करने के करीब है। जब तक वह गैसों के मिश्रण में ऑक्सीजन को अलग से पहचान सकता है, उसकी आध्यात्मिक मूल क्षमता में हेरफेर काम आ सकता है और वह जो चाहे कर सकता है। सैम एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और साथ ही उसने अपनी मानसिक ऊर्जा भी विकसित की। घंटे बीत गए। सैम को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा खुद को एक अलग स्पेक्ट्रम में देखने लगी है। वो विभिन्न गैसों को विभिन्न घनत्वों के साथ देख सकता था, लेकिन वह अभी भी ऑक्सीजन या किसी अन्य गैस का सटीक पता लगाने से थोड़ा दूर था। काफी देर बाद आखिरकार उसे कुछ भनक लगी। अंततः वह पत्ती के छिद्रों से आने वाली गैस को अलग कर सका। लेकिन सैम नहीं रुका, वह बस अपनी खेती करता रहा। वह 1.5 दिन तक वहीं खड़ा रहा और आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। अपनी आध्यात्मिक समझ से वह अंततः गैसों को अलग कर सकता है, लेकिन वह ऑक्सीजन को छोड़कर सभी की पहचान नहीं कर सका। घनीभूत हवा को इकट्ठा करते हुए सैम ने अपनी हथेली खोली। जल्द ही हवा इतनी सघन हो गई कि वह दिखाई देने लगा। लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसने और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया और बड़े गोले में संघनित हवा का एक और छोटा गोला बन गया। सैम ने एक छोटा सा स्पेस जेड निकाला और उसने बड़े पवन क्षेत्र को बलपूर्वक धकेला और छोटे पवन गोले को स्पेस जेड में धकेलना शुरू कर दिया। वह अंतरिक्ष जेड के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका अगला शोध नील समुद्री क्षेत्र पर होने वाला है और उन्हें एक ऐसे उपकरण बनाने की जरूरत है जो उन्हें पानी के भीतर समुद्री सांस लेने की सुविधा दे सके। जैसा कि सैम ने अनुमान लगाया था, मुख्य कारण यहाँ तक कि पानी के प्रकार के तत्व जादूगर भी नील सागर का पूरी तरह से पता लगाने में सक्षम नहीं थे। हालांकि वे कुछ हद तक पानी के नीचे रह सकते हैं और पानी का दबाव ले सकते हैं। नील जल है, ये सामान्य पानी नहीं है और यह पूरी तरह से समेकित है। और ऐसा लग रहा था कि पानी के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए कोई उपाय मौजूद नहीं है। तो इंडिगो पैच में गहराई तक जाने के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरण के साथ साथ एक श्वास उपकरण भी बनाया जा रहा है। अब उनके प्रत्यक्ष अनुसंधान में एक संरचनात्मक उपकरण बनाने की होगी जो पानी को उनकी त्वचा को प्रभावित करने वाली दिशा से बचाने के लिए उनकी ऊर्जा खपत को बचाएगी और इसके लिए उन्हें सामान बनाने के लिए एक राल या कोई वैकल्पिक उत्पाद पेश करना होगा। उनके पास इस बारे में भी कुछ विचार हैं कि कम प्रयास में पानी के अंदर कैसे जाएं। इसलिए सैम सराय वापस चला गया और टॉवर की लाइब्रेरी के अंदर यह पता चला कि उसके लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए कोई पेड़ या अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं है। सैम ने लाइब्रेरी में छिपकर रेजिन पैदा करने वाले विभिन्न पेड़ों के बारे में जानकारी खंगाली। पहली चीज जो वह करना चाहता था वह एक ऐसा पेड़ ढूंढना था जो रबर के पेड़ के समान हो ताकि कुछ ऐसी सामग्री बनाई जा सके जो पानी को इसके अंदर से गुजरने न दे। लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उस प्रकार के पेड़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो
किसी ने कभी भी इन पेड़ों का रिकॉर्ड बनाने की जहमत नहीं उठाई जिनका वे उपयोग करना नहीं जानते थे। फिर सैम दूसरे तरीके से सोचने लगा। जानवर के अंग। वो फिर से बेस्टियरी में गया और वर्णित जानवरों की सभी विशेषताओं को याद करना शुरू कर दिया और पुस्तकालय के अंदर 10 दिनों से अधिक समय के बाद उसे एक संभावना मिली। वो है ब्लेडेड सफ़ेद शार्क के पेट की बोरी का उपयोग करना। यह मजबूत पेट वाले जानवरों में से एक है जो शारीरिक रूप से और संक्षारक और जहरीले प्रभावों के खिलाफ है। और एक और फायदा यह है कि इंडिगो पैच में उत्परिवर्तित होते हैं और वो कर सकते हैं, बस उन्हें खरीद लो। अगले दिन सैम इस शहर की गोल्डन हॉर्स ट्रेडिंग कंपनी में गया। वहां उसने अनुरोध किया कि उसे 20 ब्लेड वाली सफ़ेद शार्क चाहिए और एकमात्र शर्त यह है कि उनके पेट को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। 2 दिनों के भीतर सैम का ऑर्डर तैयार हो गया। इस समय तक जैक पहले ही अपना काम पूरा कर चुका था और उसने लूट का माल सैम को दे दिया और उनमें मुख्य रूप से लाखों स्पिरिट स्टोन और ग्रे उल्कापिंड रेत के 14 क्यूब शामिल थे। हालांकि जैक इस बात से थोड़ा खुश है कि वह इसे पूरा करने में सक्षम था। इसमें कई बाधाएं थीं और वह काउंट हवेली के साथ ठीक से समन्वय करने में सक्षम नहीं था। जब उन्होंने सैम से पूछा कि वे अगले शहर में कब जाएंगे, तो उन्हें जवाब मिला कि सैम को शोध के लिए अधिक समय चाहिए, इसलिए उन्होंने आसानी से अनुपालन किया। वे अपने कार्यक्रम से काफ़ी आगे हैं और वह इस समय का उपयोग अपनी खेती में कर सकते हैं। सैम टावर की दूसरी मंजिल पर गया और वह एक मेज पर खड़ा हो गया जिस पर सफ़ेद शार्क का ब्लेड बना हुआ था। ये ब्लेडेड सफ़ेद शार्क उन जानवरों में से एक है जो अपने पिछले जीवन में सफ़ेद शार्क से 3 गुना बड़ा है। सैम ने शार्क को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया और उसकी आंत को बाहर निकालना शुरू कर दिया और कुछ सफाई के बाद आखिरकार उसके हाथ में एक बड़ा बोरा आ गया। ये शार्क का पेट है, लेकिन ये ब्लेडेड सफ़ेद शार्क उत्परिवर्तित है और पेट सहित इसके अधिकांश अंग थोड़े नीले रंग के हैं। सैम ने तुरंत इस पेट से कुछ नहीं बनाया, बल्कि पेट को नील के पानी से भरे एक बड़े कांच के कंटेनर में रख दिया और अपनी हवा की क्षमता से पानी का दबाव भी बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने बस अपने वायु तत्व से पानी को संपीड़ित करना शुरू कर दिया और ऐसे ही वह इस पर सभी प्रकार के परीक्षण कर रहा है। और अंतिम परीक्षण अग्नि प्रतिरोध पर एक परीक्षण है और सैम निराश हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि उसके पास इसे काम करने के लिए कई अलग अलग विकल्प हैं। सैम ने बॉडी सूट पर काम करना शुरू किया। चूंकि पेट की प्रकृति लोचदार होती है, इसलिए सैम को इसे काटने के लिए काले उल्कापिंड रेत से बने एक छोटे चाकू का उपयोग करना पड़ा। यह उनके द्वारा बनाई गई काली उल्कापिंड रेत का आखिरी उत्पाद है और अब उनके पास इसमें कुछ भी नहीं बचा है। कम से कम उसने अपने उद्यम के हथियार का पहला चरण बनाया है, इसलिए उसे इतनी चिंता नहीं है। आखिरकार देर सबेर उसके हाथ उल्कापिंड की रेत पर आ ही रहे हैं। काम करने में 2 दिन से ज़्यादा का समय लगने के बाद आखिरकार सैम ने अपना सूट बना लिया। यहाँ तक कि इसमें एक मास्क भी है जिससे उसकी नाक, मुंह और आंख ठीक हो जाती है और उसका पूरा चेहरा ढका रहता है। लेकिन उसका रंग उसे पसंद नहीं आया क्योंकि वह कुछ नहीं कर सका। अब उसे अपनी गति और सांस लेने के लिए उपकरण तैयार करना होगा। उसने अपने पास मौजूद सभी मसालों को लेना शुरू कर दिया और इस पर विचार करना शुरू कर दिया कि कौन सा उपकरण उसके लिए अधिक उपयुक्त है। और प्रयोग शुरू हो गए। बाहरी दुनिया में 1 सप्ताह से अधिक समय चुकाया गया और जैक ने सैम को अपने कमरे से बाहर आते नहीं देखा। अंदर जाने से पहले सैम ने सिर्फ एक ही बात कही और वह ये कि उसे चिंता न करे, इस बात की चिंता न करे कि वो कितने दिन अंदर रहेगा। लेकिन वह बिना परेशान हुए रह सका। फिर भी उसने अपने ऑफिस के इंटरव्यू में एक और बात कही जो उसे परेशान कर रही थी कि वह जैस्मिन होटल में रह रही थी। कंपनी, वो बिल्कुल एक तरह का बच्चा है। जैक को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वह सैम के बारे में और अधिक चिंतित हो रही है। उसे बस यही उम्मीद थी कि सैम जल्द से जल्द बाहर आएगा। जैसे कि उसकी प्रार्थनाएं उत्तर दी गईं, सैम अगले ही दिन बाहर आया और जब उसने जैस्मीन को देखा तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वह क्या कर रही है। वह बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। वह बेहद चिंतित और डरी हुई लग रही थी क्योंकि उसने सैम को बिल्कुल भी नहीं देखा था। यदि वो उसे इस समुद्री अभियान पर छोड़ देता है
तो उसे लगता है कि उसके साथ क्या हो सकता है, इसलिए उसे कम चिंता महसूस होगी। इसलिए अगले दिन सैम उसे जंगल में ले गया और बंदर और तेंदुए बाहर चले गए। उसने उनका परिचय दिया और पूरे दिन उसके साथ रहा। एक बच्चे की तरह जैस्मीन इंस्टाग्राम या रॉकस्टार से नहीं डरती, वो सिर्फ अकेलेपन से डरती है। शाम तक वो इधर उधर दौड़ती रहती है और बंदर को गले लगाती रहती है। बंदर ने उसे एक गुल्लक भी दी है जिसका वह बहुत आनंद ले रही है। मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आऊंगा, तुम उनके साथ हो। जैस्मिन ने खुशी से सिरिया और जैक की स्थिति बताई। जैक ने जंगल में एक कैंप बनाया ताकि वे कुछ और दिन तक रह सकें। सैम कुछ तैयारी करने के लिए सराय में वापस चला गया। नील की खेती करने जाने वाले अन्य किसान भागने के लिए सुबह उसे ठीक करने से पहले चले जाते हैं। सैम ने अपने मेंटेन समोट में कुछ अंतिम समायोजन किया। अगले दिन भोर सैम ने अपने होवरबोर्ड पर समुद्र में प्रवेश किया और जैसे जैसे वह पैच के केंद्र की ओर बढ़ता गया, ग्रेड ही उसे लगा कि प्रदूषण की सांद्रता अधिक है। जब वह लगभग केंद्र पर पहुंच गया तो सैम ने अंडरवियर को छोड़कर अपनी पोशाक पूरी तरह से उतार दी और अपना सूट भी निकाल दिया। सूट अभी भी इंडिगो रंग का है। ये इतना टाइट है कि सूट में घुसने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सूट पूरी तरह से टाइट है और थोड़ा पारदर्शी है। कोई उसके सूट के ऊपर उसकी मांसपेशियों की रूपरेखा भी देख सकता है। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि सूट के कारण उसे पूरी तरह से गर्मी महसूस हो रही थी, तो वह लगभग नग्न महसूस कर रहा था। लेकिन सूट के बारे में कुछ खास है और सूट पर कुछ स्थानों पर एक ठोस उभार है और वे उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से, अगली बाहों के पिछले हिस्से, पिंडलियों पर हैं। उभार धातु से बना है और शार्क के पेट से ढका हुआ है। धातु के उभारों पर 1 इंच व्यास के अनेक छेद होते हैं। सभी उभार इस प्रकार बने होते हैं कि वे जिस स्थान पर स्थापित किए गए थे वहां की मांसपेशियों की संरचना के समान आकार में हों। वे विशेष रूप से सैम द्वारा निर्मित ऊर्जा कोशिकाएं हैं और वे वायु तत्व की हैं। बेलनाकार छेद धातु ट्यूब हैं। वह धातु फ्रेम से जुड़े होते हैं जो ऊर्जा सेल से जुड़ा होता है, लेकिन सूट के आर पार उन्हें साफ नहीं देखा जा सकता। सूट पहनने के बाद सैम ने खासतौर पर तैयार किया हुआ मास्क निकाला। ये सांस लेने का उपकरण भी है जिसे उन्होंने विशेष रूप से बनाया है। मास्क एक हेलमेट प्रकार है जहां उसे इसे अपने सिर पर पहनना होगा। उसकी आंखों के ऊपर एक कांच का खंड और एक नाली है जो उसे नाक के पुल पर बैठने देती है। चश्मे की सीमाएं छोटी प्रकाश ऊर्जा कोशिकाओं से जुड़ी हुई हैं। नाक के पुल के नीचे 2 पाइप हैं जो उसकी नाक में जाएंगे, हालांकि बहुत गहरे नहीं, बस प्लग की तरह काम करने के लिए पर्याप्त हैं और ये 2 पाइप ऑक्सीजन से भरे स्पेस जेड से जुड़े हुए हैं। इन 2 पाइपों के नीचे एक पाइप है जो उसके मुंह में प्रवेश करती है और यह बिल्कुल भी लंबी नहीं है, बस मुश्किल से उसकी जीभ की नोक को छूती है। यह पाइप भी स्पेस जेड से जुड़ा होता है, लेकिन ये खाली होता है और हवा को बाहर निकालने के लिए होता है। सैम ने मास्क पहना और अपना होवरबोर्ड दूर रख दिया, जिससे वह नील रंग के समुद्र में गिर गया। गोता लगाने के बाद सैम ने प्रकाश ऊर्जा कोशिकाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया और प्रकाश को समुद्र की गहराई में फेंक दिया। भले ही वह दूर तक नहीं देख सकता, फिर भी वह अपने आसपास देख सकता है। फिर थोड़ा और गहराई में उतरा और अपनी पवन ऊर्जा कोशिकाओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ पीछे की ओर रखे हुए थे और उसके पाइपों से तेज दबाव वाली हवा निकल रही थी, जिससे उसे पानी में इधर उधर घूमने का मौका मिल रहा था। जैसे जैसे सैम गहरा और गहरा गोता लगाता गया, सैम ने अपना सिर नीचे की ओर और अपने पैर ऊपर की ओर रखे। लगभग 30 मिनट बाद वह पहले से ही सैकड़ों मीटर गहरा था। ऊर्जा कोशिकाओं के उपयोग के कारण सैम को उतनी थकान महसूस नहीं हुई, सिवाय इसके कि उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ा और जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे कम और कम जीव दिखाई देने लगे। कारण यह है कि जैसे जैसे वह नीचे की ओर बढ़ रहा है, विषाक्तता की सांद्रता अधिक होती जा रही है। अगर सैम ने शार्क के पेट की बोरी के बजाय सामान्य जानवर की खाल का इस्तेमाल किया, तो वह एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि शार्क के पेट की संक्षारण प्रतिरोध का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। 1 घंटे से अधिक समय तक नीचे उतरने के बाद
उन्होंने अनुमान लगाया कि वह 1500 मीटर से अधिक गहराई में है और सैम को समुद्र तल पर एक चट्टानी इलाका मिला। वो उसकी ओर बढ़ा और वह स्थान सड़े गले शवों से भर गया। उनमें से कुछ पानी में रहने वाले जीवों के थे और कुछ मनुष्यों के। वहाँ बहुत सारे शव थे। यहाँ तक कि विषैले पदार्थों के कारण हड्डियाँ भी बहुत अधिक क्षत विक्षत हो जाती हैं। सैम चट्टानी इलाके में और भी गहराई में चला गया और वह तभी रुका जब उसे कुछ अजीब लगा। वहाँ कुछ केंद्रित ऊर्जा वाला एक बड़ा क्षेत्र था और जब उन्होंने अपने अवलोकन का उपयोग किया तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि यह वास्तविकता क्या है। लेकिन जब वो उसकी ओर बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि उस विशेष क्षेत्र में ऊर्जा वितरित है और वह सारे पानी को अपने से दूर कर रही है। जब वह उसकी ओर बढ़ा तो उस पर दबाव बढ़ गया और उसे इसके विपरीत जाने के लिए जोर इतना बढ़ाना पड़ा। यदि ये तथ्य न होता कि उसका शरीर शारीरिक रूप से उसी स्तर के जानवर जितना मजबूत है तो उसके दबाव में उसकी हड्डियां कुचल गई होतीं। उन्होंने न केवल पाया कि गठन काफी उच्च श्रेणी का है, बल्कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जैसे कि ऊर्जा स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। सैम संरचना की ओर बढ़ा, लेकिन वह आसानी से प्रवेश नहीं कर सका। संरचना पूरी तरह से सील कर दी गई है और कुछ लूप होल होने के बावजूद सैम उन्हें इंगित करने में सक्षम नहीं था। लूप होल छोटे और विरल हैं और हर समय दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने ये पता लगाने के लिए संरचना के चारों ओर तैरते हुए इंतजार किया कि क्या इसके माध्यम से जाने का कोई रास्ता है। लंबे संघर्ष के बाद अंततः उसे संरचना में एक लूप होल मिला और वह उसमें घुस गया। छप छप, संरचना के अंदर पानी का स्तर अजीब तरह से भरा नहीं है। सैम अंदर घुसते ही घुटनों तक पानी में गिर गया। इस समय उनके सूट में भी संक्षारण की समस्या होने लगी और उन्होंने तुरंत अपना होवरबोर्ड निकाला और तैरना शुरू कर दिया। संरचना के अंदर यह अर्धगोलाकार गुंबद वाला एक कमरा जैसा लग रहा था। इसने पानी को अंदर प्रवेश करने से पूरी तरह से रोक दिया और यहाँ तक कि कुछ सेकंड के लिए छोटे छोटे लूपहोल दिखाई देने के कारण घुटने तक का पानी भी अंदर आ गया। लेकिन सैम का ध्यान गुंबद या पानी पर नहीं, बल्कि उसके ठीक सामने मौजूद कंकाल पर है। कंकाल इतना विशाल कि उसके पंजे जितना भी लंबा नहीं है। सैम को कंकाल के सामने इतना महत्वपूर्ण महसूस हुआ, लेकिन विशाल आकार इसका कारण नहीं है। इसका कारण कंकाल के अवशेषों से निकलने वाली शक्तिशाली आभा है। हालांकि इससे उसे कमर कसने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं मिल रहा है। वो अब भी खुद को महत्वहीन महसूस कर रहे हैं। स्काई सॉवरेन रॉक और गोल्डन सनक्रो की उनकी वंशावली दबाव को दूर करने के लिए अवचेतन रूप से सक्रिय हुई और उसके बाद ही उन्हें राहत महसूस हुई। इस विशाल आकृति में 9 सांपों जैसे सिर हैं, पिछले पैर कुत्ते जैसे हैं और अगले पंजे हैं। शरीर शिकारी कुत्ते जैसा है और पूंछ ड्रैगन जैसी है। हड्डियों पर बैंगनी रंग का हल्का सा आभास है। इस अवस्था में भी कंकाल बहुत भव्य है। हाइड्रा। सैम केवल अवचेतन रूप से इस शब्द को बुदबुदा सकता था। हाँ, उसके सामने का कंकाल पौराणिक जानवर हाइड्रा का है, लेकिन हाइड्रा पूरी तरह से पृथ्वी की ग्रीक पौराणिक कथाओं के समान नहीं है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में लर्नियन हाइड्रा है और ये दुनिया में एकमात्र ऐसा है जिसे हरक्यूलिस ने मार डाला था। उसके सामने हाइड्रा उस अमर जानवर के वंशज हैं। सैम ने यानवो और स्काई को दिव्य आयाम से बाहर कर दिया। संरचना ने उसे उड़ान भरने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की। कैद संस्करण हाइड्रा। कंकाल को देखकर यानवो तुरंत बुदबुदाया। जाहिर है, स्काई को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सैम ने यानवो की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और उसने समझाया। घर पर इस हाइड्रा की कहानी इतिहास का हिस्सा है। 9 सिर वाले मूल हाइड्रा की क्षमताएं उसके सभी सिरों के समान होंगी, लेकिन भिन्न हाइड्रा समान नहीं है। प्रत्येक सिर में अलग अलग प्रकार का जहर होता है और प्रत्येक की क्षमता अलग अलग होती है। हाइड्रा जनजाति ने इन वेरिएंट हाइड्रा को उनकी शक्तिशाली क्षमताओं के कारण उनसे बहिष्कृत कर दिया और उन्हें समाप्त कर दिया, लेकिन कहानी यह है कि शाही परिवार का एक सामान्य नर हाइड्रा और एक महिला वेरिएंट हाइड्रा एक साथ भाग निकले। लेकिन पूरी जनजाति ने बिजली घर भेजे और यहाँ तक कि अन्य जनजातियों से भी मदद मांगी और उनका पीछा किया। हालांकि पुरुष एक राजकुमार है और जनजाति के सबसे मजबूत लोगों में से एक है, फिर भी वह पूरी तरह से घिरा हुआ था।
चूंकि वो शाही परिवार से था, इसलिए उसे वश में कर लिया गया और जनजाति में वापस ले जाया गया, जबकि मादा प्रकार के हाइड्रा का पीछा किया गया। तभी उन्हें एक बात पता थी कि मादा नर से अधिक ताकतवर होती है और उनके घिरे होने पर भी वे उसे वश में ही कर पाते थे और तुरंत मार देने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उन्होंने उसे वश में कर लिया और उसे एक बहुत शक्तिशाली संरचना में कैद कर दिया, और ऊर्जा का स्रोत जानवर ही है। इस तरह लगातार ऊर्जा खत्म होने के बाद उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ कैद हाइड्रा से मेरा सामना होगा। जब यानवू ने कहानी खत्म की तो सैम ने फिर से कंकाल की ओर देखा और देखा कि वहाँ कुछ लंबी जंजीरें हैं जो स्पाइक से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक लंबी श्रृंखला के अंत में एक कील थी जो कंकाल के अंदर थी, जिसका अर्थ है कि इसे जानवर के मूल में ठोक दिया गया था और श्रृंखला का दूसरा सिरा एक अन्य कील से जुड़ा हुआ है जो एक स्तंभ की तरह खड़ा है। इसी तरह बहुत सारी जंजीरें और स्पाइक्स हैं जो ऊर्जा नोड्स और ऊर्जा के स्रोत की तरह काम कर रहे हैं। जंजीरें और कांटे रून्स से भरे हुए हैं। सैम बंद होकर कंकाल की ओर बढ़ा। पानी का रंग लगभग बैंगनी है, विषाक्त पदार्थों की सांद्रता काफी अधिक है। उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत दिव्य आयाम में प्रवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने जल क्षेत्र में सफाई की और एक संरचना बनाई। वह बाहर आया और दिव्य आयाम की ओर सारे पानी का अवलोकन करना शुरू कर दिया। इससे न केवल उसे इस जगह का पता लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि वह इस पानी का उपयोग कुछ शक्तिशाली जहर बनाने के लिए भी कर सकता है। संरचना के भीतर आयाम के अंदर एक पूल का गठन किया गया था। जल्द ही संरचना खाली हो गई, लेकिन बाहर से धीरे धीरे कुछ पानी रिस रहा है, लेकिन ये संरचना को पूरी तरह से भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब पानी पूरी तरह खाली हो गया तो सैम ने आश्चर्य से एक कदम पीछे खींच लिया। उसके सामने एक विशाल अंडा है जो क्षैतिज रूप से रखा गया था। वह पहले इसका पता नहीं लगा सका क्योंकि कंकाल के पास पानी का स्तर अधिक था और अंडा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। अंडा रून्स से भरा है। जो ब्लू ब्लड से लिखा गया वह अद्भुत हो रहा था। सैम ने आगे नहीं बढ़ाया और केवल अपनी आध्यात्मिक समझ से इसकी जांच की। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम जो भी हो, मैं सुरक्षा नहीं जानता, लेकिन अब आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनसे मैं आपसे मदद मांग सकता हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मेरा पीछा किया और मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया गया। मेरे पास जो एकमात्र वस्तु बची थी वो मेरी अपनी संतान थी। यदि आप ये सुन रहे हैं तो मेरी संत अभी भी जन्म से ही सीलबंद हैं और अभी भी जीवित हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी उत्पादित ऊर्जा कितने वर्षों तक बचा कर रख सकी। इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे खोलेंगे और इस दुनिया में आएंगे। फिर सील ऑर्केस्ट्रा की प्रक्रिया सैम के ब्रेन में प्रसारित हुई। मैं कहता हूँ कि मुझे मदद करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं एक जानवर के बारे में नहीं, बल्कि एक माँ के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरा एकमात्र पाप अलग अलग रूप में जन्म से लिया गया है और मेरे बच्चे का इससे कोई लेना देना नहीं है। आशा है कि आप मेरे बच्चे को जीने का मौका दे सकते हैं और बिजनेस के रूप में मुझे मजबूती मिल सकती है। मेरे मलबे के टुकड़े भी पुराने क्यों नहीं, दुनिया के टूटे खजानों में से एक हैं। यहाँ तक कि एक समुद्री जहाज या नुकीले दांत को भी एक शक्तिशाली हथियार बनाया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि यह आपके लिए उपयुक्त है। यह आखिरी मैसेज है जो एग से शाइनिंग गायब होने से पहले सैम के दिमाग में आया था। लेकिन रूनिक ब्लड सील्स, जो यज्ञ से बनी हुई जैसी थी, अभी भी बनी हुई थी। स्पष्ट रूप से वे रून है निष्ठ निर्माता। सैम ने उस संरचना को देखा जो अभी भी काम कर रही है, हालांकि अंडे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले दिव्य आयामों का आंतरिक संग्रह किया। इसलिए उसके बाद उन्होंने कंगाल को हटाने के लिए कंक्रीट के टुकड़ों को हटाने का तरीका सोचा, क्योंकि वह स्केलेन में हिलने में सक्षम नहीं थी और ऐसा लगता है कि जंजीरें स्थानिक क्षेत्र को प्रतिबंधित कर रही हैं क्योंकि वह इसे दिव्य आयाम में ले जाने में विफल रही है। यह एकमात्र समझ में आता है उच्च लोकों से एक शीर्ष महत्वाकांक्षी जानवर के रूप में इग्या भी स्पेस को फॉर्च्यून में सक्षम हो सकता है, अगर उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।
जब उन्होंने इसकी संरचना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार स्पाइक्स को देखा तो उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। सैम गठन के किनारे पर चला गया। हाइड्रा से लंबे समय तक ऊर्जा की कमी के कारण संरचना नष्ट हो गई है, लेकिन घिस जाने के बाद भी उसका टूटना आसान नहीं है। संरचनाओं और शिलालेखों में उनकी उपलब्धि का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वे संरचनाओं को तोड़ सकें। यहाँ तक कि दसियों मीटर मोटी पत्थर की दीवार भी समय के साथ परीक्षण के बाद मिट्टी की दीवार जितनी कमजोर हो गई, उस आकार की मिट्टी की दीवार खोदना एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और सैम भी उसी स्थिति में है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सैम ने संरचना में ऊर्जा प्रवाह के बारे में सोचा और प्रत्येक स्पाइक की जांच की। 20 से अधिक श्रृंखलाएं हैं जो ऊर्जा चैनल के रूप में कार्य कर रही हैं। इसमें कुल 40 स्पाइक्स हैं, जिनमें से 20 गांठों के रूप में काम करते हुए जमीन के अंदर दबे हुए हैं। उन्होंने सभी नोड्स का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि कहाँ-कहाँ संरचना क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे ये ऊर्जा लूपहोल पैदा हो रहे हैं। अगर वह इससे निपटना भी चाहता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि एनर्जी बैकलैश से उसे कोई नुकसान न हो। लंबे समय के बाद उसे वह स्थान मिला जहां ऊर्जा समाप्त हो गई है और वह नोड जिसके साथ वह बिना किसी प्रतिक्रिया के संरचना को नष्ट करने के लिए काम कर सकता है। उसने अपने हाथ स्पाइक के पास की जमीन पर रख दिए और धीरे धीरे उसके चारों ओर की धरती को काटना शुरू कर दिया। यदि नोड को हटा दिया जाता है तो संरचना नष्ट हो जाएगी, तो वह निश्चित रूप से इसका उपयोग भंडारण के लिए कर सकता है, लेकिन उसे पानी के वेग के साथ साथ ऊर्जा की प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। सैम ने तुरंत अपना हेलमेट वापस पहना और होवरबोर्ड को वापस स्टोरेज के अंदर रख दिया। सैम ने पृथ्वी और चट्टानों को पूरी तरह से हटाने के लिए 10 दिनों से अधिक समय तक काम किया। स्पाइक को लंबवत रूप से दफनाया गया है। ये 10 फीट से ज़्यादा लंबा है और 8 फीट से ज़्यादा दबा हुआ है। कुछ चट्टानों को चूर्ण बनाने के बाद उनकी मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक खर्च हो गई और तथ्य यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा इसके पास की चट्टानों पर केंद्रित है, इससे कोई मदद नहीं मिल रही है। हर बार जब वह स्पाइक के कुछ हिस्से का पता लगाएगा तो उसे मामूली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और उसे ठीक होने की ज़रूरत है। इस प्रकार वो प्रतिक्रिया को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहा है और इसे ले रहा है। यदि वह इसे एक ही बार में समाप्त कर देता है तो कमजोर संरचना के साथ, भले ही यह संभव हो, लेकिन उसे निश्चित रूप से बड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और इसके तहत समुद्र वह मर भी सकता है। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऊर्जा स्पाइक नष्ट न हो जाए या रून्स क्षतिग्रस्त न हो जाए, इसीलिए उसने धीरे धीरे काम किया और अब वह अंतिम चरण पर है। सैम ने अंततः अपना हाथ चट्टान के आखिरी टुकड़े पर और दूसरा हाथ स्पाइक पर रखा और चट्टान को नष्ट करने के बाद स्पाइक अंततः मुक्त हो गया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि संरचना धीरे धीरे नष्ट हो रही है। पानी की भारी ताकत अंदर आ गई, लेकिन सैम भी तेज था। उसने तुरंत श्रृंखला को अपने दिव्य आयाम के अंदर संग्रहित करना शुरू कर दिया और जब कंकाल डूबने से ठीक पहले पानी भर रहा था, सैम कंकाल तक पहुंच गया और उसे संग्रहित कर लिया। यदि वह इस तथ्य के लिए नहीं था कि संरचना बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी और ऊर्जा स्रोत जो कि हाइड्रा है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो उसे अपने वर्तमान स्तर के साथ इसे बनाने का कभी मौका नहीं मिला होता। उन्हें उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है जो इस जगह को अकेले छोड़कर चले गए। हो सकता है कि भव्य स्तर की साधना से परे कोई व्यक्ति इसे बनाने में सक्षम हो, यदि वह जल प्रकार का जादूगर हो और उसमें तात्विक सम्मिलन हो। यदि वह जहर के प्रति कुछ सावधानियां बरत सके, तो शायद उन्हें इस संरचना का सामना करने का मौका मिल सकता है, भले ही वे इसे तुरंत पहचानने में सक्षम न हों। इस तरह अन्य बिजलीघर इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैम को यकीन था कि यदि खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संसाधन की जगह उत्परिवर्तित जलजीव दिखाई देते, तो वे निश्चित रूप से जहर के जोखिम के साथ भी ऐसा करने का साहस करते। लेकिन चूंकि वहां और कुछ नहीं था और जोन में प्रवेश करने वाले सभी लोग मर चुके थे, इसलिए उन्होंने इसे अकेला छोड़ दिया। सैम वास्तव में उनके जाने के लिए आभारी महसूस कर रहा था।
उसने संघर्ष करने के बजाय पहले खुद को पानी में डुबाने दिया और प्रवाह के साथ बह गया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं फेंका गया और फिर भी विशाल चट्टानी इलाके में ही रुका रहा। कुछ देर स्थिर होने के बाद वह पूरे जोर से ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर आते समय वह नीचे जाने की तुलना में अधिक तेज होता है, लेकिन वह सीधे सतह पर नहीं आया, क्योंकि सैम द्वारा फॉर्मेशन हटा लेने के कारण इंडिगो पैच नष्ट हो गया था। ये नील जल पतला हो गया था और पूरा समुद्री क्षेत्र नील हो गया था, लेकिन रंग काफी हल्का था और पानी सामान्य के करीब था। कुछ दिनों में पानी फिर से सामान्य भी हो सकता है, लेकिन अगर वह अभी बाहर जाता है तो उसे उन लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो शीर्ष पर हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। वह पानी के भीतर रहा और शहर से दूर जाते हुए तटरेखा के पास यात्रा करता रहा। जंगल के पास तट पर पहुंचने के बाद सैम पानी से बाहर आया और अपना सूट उतार दिया। अपने सामान्य कपड़े पहनने के बाद उन्होंने हरबिंगर को बाहर नहीं निकाला, बल्कि स्काई को बुलाया और शहर की दिशा जानने के लिए ऊंची उड़ान भरी। और जल्द ही वह इंडिगो समुद्री शहर की ओर वापस जा रहा है। ये यात्रा लाभदायक से कहीं अधिक थी और अगले शहर में जाने में कमोबेश समय लग गया। सैम शहर के आसपास वापस आया और उस स्थान पर गया जहां जैक और जैस्मीन ने डेरा डाला था। जब वह वहां था तो चमेली वानर के साथ खेल रही थी। वह वानर के कंधे पर बैठकर एक फल खा रही थी। जब सैम आया तो वह नीचे आई और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी। जवाब में वह सिर्फ मुस्कुराया। इस समय जैक शिविर में नहीं था। जैस्मीन ने कहा कि वह शिकार करने गया था। थोड़ी देर बाद सैम अपने साथ एक हरे सींग वाला हिरन लेकर आया। उसने सैम का अभिवादन किया। क्या आपका काम पूरा हो गया? हाँ, हम आज निकल सकते हैं। उस संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद वे सभी खाना खाने बैठे। बाद में उन्होंने सब कुछ पैक कर लिया। सैम यानवो और स्काई को हॉबिंगर के साथ बाहर ले गया। जल्द ही उनमें से 3 अपने आखिरी काउंट शहर की ओर बढ़ रहे हैं और वह कॉगर शहर है। ये शहर थोड़ा अलग है क्योंकि इस शहर का नाम इसके परिवेश या घटक के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि इसका नाम उस कुलीन परिवार के नाम पर रखा गया था जिसके पास गिनती की डिग्री थी। कागर शहर काउगर परिवार के अधिकार क्षेत्र में है। वे भी पहली पीढ़ी के रईस हैं जो कि ईसा मसीह की स्थापना के दौरान अपनी डिग्री के अनुसार ब्लू फ्लेम सिटी का नाम रखा गया था। 3 दिन के भीतर वे 3 शहर के निकट हैं। 3 एसोसिएट्स की साझेदारी की यात्रा शुरू हुई। उन्हें केवल 3 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। अब उन्हें बस कागर शहर से निहटना है और बाकी लोगों का इंतजार करना है। तब तक उनका मिशन पूरा माना जा सकता है और वे ब्लू फ्लेम शहर लौट सकते हैं। जब वे आसपास के क्षेत्र में थे तो वे प्रवेश और सैर शुरू कर दिया, लेकिन अपनी छोटी यात्रा के बीच में, जिसमें बंदर कुछ खाना और भूख प्यास को काम पर लगा रहे थे, उन्हें कुछ बहुत ही अप्रिय गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि खून की मोटी गंध आ रही है। उनके पास के विक्रेता बंदर और अधिक आकर्षक हो गए क्योंकि खून की गंध बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती। अचानक एक खूनी लाल धार ने उन्हें रोक दिया। ये 2 भुजाओं वाले रक्त लाल पदार्थ के एक पिंड के समान है। ये 5 फीट ऊंचा है और इसके चेहरे पर 2 निशान हैं जो विशेष रूप से पाए जाते हैं। सैम ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जैक को इसके बारे में पता था। रक्त आत्मा नासा। जब सैम ने ये सुना तो उसने अपनी इच्छाएं सिकोड़ लीं। लेकिन उत्तर पाने के लिए अब समय नहीं मिल रहा है क्योंकि पिशाच ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। सैम ने प्लास्टिक के टुकड़ों को तोड़ते हुए नासा के शरीर को अर्ध ठोस अवस्था में लाद दिया था, लेकिन मुड़े से ऐसा लगा जैसे उसे सॉलिड आयरन के दांतों से मारा गया हो। वो एक कदम पीछे हट गया। जैक ने तलवारों से साथियों की लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही मास्टर कौशल की लड़ाई खत्म कर दी। भूत प्रेत कलाकार नहीं लगते। सैम घोल की ओर से चला गया और उसने देखा कि जैक अपनी तलवारें निकाल रहा था और तलवारों की नोक पर एक गोल आकार की लाल रंग की मणि जैसी चीज मौजूद थी। सैम को अपनी ओर से आते देख जैक ने कहा, मेरी माँ ने मुझे ब्लड गॉल के बारे में बताया और स्पष्ट रूप से बताया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता की हत्या की थी उसी ने ब्लड स्पिरिट गॉल का इस्तेमाल किया था।
वे वास्तव में सबसे खतरनाक राक्षसी से बने बनाए गए अपराधियों में से एक हैं। ये पिशाच मरे हुए लोग प्रत्येक व्यक्ति के खून से बने हैं। जिन लोगों को भारी यातनाएं दी गईं और एक ही स्थान पर मार डाला गया, वे एक ही व्यक्ति के प्रति सामूहिक समूह होंगे। उनका रक्त सार एक साथ एकत्रित होगा और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनके सभी नकारात्मक लक्षण उन रक्त सार से बने होंगे। ये रक्त कोर का निर्माण। लेकिन निर्माता अपने आध्यात्मिक ब्रांड के साथ रक्त कोर को देवता और इसे नियंत्रित करने वाला, लेकिन यह एक भटका हुआ लग रहा था। जब सैम ने जैक का जनरल सुनाना शुरू किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना इस तरह से होगा। वह नीचे झुक गया और अपने हाथ में अर्धठोस खून के पोखर में डाल दिया। इसे संघनित रक्त कहा जा सकता है, लेकिन इससे उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक धातु है जो उल्कापिंड की रेत के बराबर है, जो पूरी तरह से रक्त में डूब जाती है और उसमें कोई और नहीं बल्कि रक्त लोहा है। जी हाँ, इंसान के खून में जो आयरन मौजूद होता है। वैसे एक व्यक्ति के रक्त के साथ साथ एक कल्टीवेटर के साथ उन्नत होता है। शरीर में लौह की भी उस गुणवत्ता का निर्माण होता है, लेकिन एकमात्र अंतर यह है कि रक्त लौह केवल रक्तसार के साथ उन्नत होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस लोहे से खून बनाता है तो उसे हथियार के ग्रेड में सुधार करने के लिए वध के रास्ते पर चलने के लिए रखा जाता है। वे ग्रेड में सुधार करने के लिए अपने दुश्मनों के रक्तसार को ढूंढते हैं। रक्त की प्राप्ति भी काफी सामान्य है। यही कारण है कि रक्त में आयरन की कमी नहीं होती है। ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वो इस ब्लड आयरन का उपयोग करने के लिए ब्लड गॉल्स पर हमला करने का चमत्कार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एस माय मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज एस माय मैन।